अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़ का एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट का चैप्टर। पेज है 154 और पार्ट है इसका 5, क्वेश्चन नंबर है 169। मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन। हमने इससे पहले बात की थी कि टेस्ट आंसर द क्वेश्चन, टेस्ट बताता है हमें हाउ वेल और मेजरमेंट हमें बताती है हाउ मच, क्योंकि हम मेजरमेंट में क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस करते हैं एंड डाटा को क्वांटिटेटिव शेप देते हैं, तो इसको हाउ मच होता है। और हाउ गुड हम कहते हैं जब हम कर रहे होते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं। जी हाउ वेल। एवेल्यूएशन आंसर द क्वेश्चन, जो एवेल्यूएशन है ये हमें बताती है हाउ गुड। जैसे हम बाद में कहते हैं ना कि ये पास है या फेल है, तो उसमें हाउ गुड जो है हम वो एवेल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। 171 है अ सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज़। वो कौन सा सिंबल है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बताता है? तो सिंबल से मुराद कोई एक डिज है, अल्फ़ाबेट है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो इसको हम ग्रेड कहते होते हैं। 172 क्वेश्चन है एवेल्यूएशन टेक्निक आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो एवेल्यूएशन टेक्निक है ये किस बेसिस पे सिलेक्ट होती है? तो ये वैलिडिटी की बेसिस पे सिलेक्ट होती है कि वैलिडिटी को मद्देनज़र रख के जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना मेजरमेंट के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट होता है वैलिडिटी में, और रिलायबिलिटी में हम जस्ट कंसिस्टेंसी चेक कर रहे होते हैं। CRT इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ। जो CRT से मुराद ये है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हमने कहा था कि जब हम एक क्राइटेरिया फिट कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो क्राइटेरिया जो है वो कह रहे हैं इसमें हम क्या चीज़, तो इसमें लर्निंग टास्क होता है। यानी हमने कहा कि क्लास में मौजूद 50 बच्चे में से 40 बच्चों ने लर्निंग कर ली है, यानी उनको न्यूटन का लॉ याद हो गया, तो ये हमारा एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया। हम यहाँ पे इंडिविजुअल कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि फ़लाँ बच्चे ने कर लिया तो पहली पोजीशन, फ़लाँ ने किया तो दूसरी पोजीशन, ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं देख रहे होते हैं। 174 क्वेश्चन है एवेल्यूएशन इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक। तो एवेल्यूएशन की बात आ गई तो इट मीन हम एवेल्यूएशन में क्या कर रहे होते हैं? हम जजमेंट कर रहे होते हैं, हम अपना फाइनल डिसीजन दे रहे होते हैं। तो कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा को हम क्या करते हैं कि हम उसको जजमेंट करते हैं। 175 क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट इंक्लूड। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो शामिल होनी चाहिए? तो उसमें एक्शन वर्ब भी शामिल होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मुराद ये है कि जो टीचर्स जो है, जो जिसने इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव मकासद हैं उसमें हिदायत करते उसमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो उसमें अपने एक्शन वर्ब भी शामिल करनी चाहिए कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। ये वाली चीज़ें जो है ना वो एक्शन वर्ब होंगी। 176 द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नीड टू बी। जो पहला ड्राफ्ट है ऑब्जेक्टिव जो है वो इस एवेल्यूएशन कहते हैं, एवेल्यूएटेड, यानी डाटा को एवेल्यूएट करना, यही हमारा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें टेस्ट को जब चेक करना होता है। यूजली NRT नॉर्म रिफरेंस टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड फॉर। किस में नॉर्म रिफरेंस टेस्ट हम यूज़ नहीं करते? द मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव आइटम या मास्टरी टेस्टिंग डोमेन। जो मास्टरी टेस्टिंग डोमेन होती है यानी किसी भी चीज़ का मास्टर बनना, तो उसमें हम जो है ना वो ये चीज़ यूज़ नहीं करते। यानी हम कहते हैं ना अगर 10 बंदे हैं तो सब ने आपने जो है ना वो इस चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, तो इट मीन कि यहाँ पे NRT यूज़ नहीं होगा। 178 है एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ दस। अब साइकोमोटर डोमेन क्या होती है कि जब कोई चीज़ खुद परफॉर्म करना, अपने जिस्म के अज़ा को इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट करना, तजर्बा करना, तो ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। 179 एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम। ऐसा लाइफ स्टाइल डेवलप कर, अपना लाइफ स्टाइल डेवलप करना अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए, तो इसको हम कहते हैं करेक्टराइजेशन या करेक्टराइजिंग, यानी उसका करेक्टर कैसा है। तो इसका मतलब करेक्टर क्या बताता है हमें कि उसकी जो अपनी वैल्यूज़ के मद्देनज़र रखते हैं उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो ये इसका करेक्टर हो गया। 180 है एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन की क्या एग्जाम्पल है? कॉग्निटिव डोमेन में हमने कहा था कि इसमें क्या होता है, हम दिमाग का यूज़ कर रहे होते हैं, और इसमें देखें टाइप लेटर, ये तो हाथ का काम हो गया, इट मीन ये यहाँ वाला हमारा साइकोमोटर डोमेन में आ गया। डेवलप एन एक्सरे फिल्म, ये भी वो आ गया इसी में, मतलब हाथ से ग्राफिक की सूरत में आ गया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी। डिस्क्राइब अ टॉपिक, एक चीज़ बयान करना, तो इसका ताल्लुक हमारा डायरेक्टली क्या है, कॉग्निटिव डोमेन से है। 181 है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज़। तो हाईएस्ट लेवल हमें पता है कि जो एवेल्यूएशन जो है वो सबसे एंड पे आ रहा होता है।
स्टूडेंट कैन डिज़ाइन अ लेबॉरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, वो लेबॉरेटरी बनाते हैं, मैं कैन डिज़ाइन लेबॉरेटरी बनाते हैं किसकी, अपनी जो सर्टेन स्पेसिफिकेशन देख के, यानी जो बातें वो जानते हैं उन सब को देखते हुए वो लेबॉरेटरी बनाते हैं। तो क्या चीज़ साइंथिसिस हो गया, यानी जिसमें हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को जो है ना मिला के हम कोई नया चीज़ बनाते हैं या मिलाते हैं तो उसे साइंथिसिस कहते हैं। 183 है द नंबर ऑफ डोमेन इन टेक्सोनोमी में 3 डोमेन हैं। तो सबसे पहले जो कह रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है ये आप इसको देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। कॉग्निटिव डोमेन और इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इनके ऊपर तीनों के ऊपर अलग अलग से मैंने डिटेल में लेक्चर दिया, तो उसको देख लें ताकि वो आपके इस तरह के आने वाले तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कहता है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है इसका हाईएस्ट लेवल कौन सा एवेल्यूशन है। मैं इसको आपको थोड़ी तरतीब बता देता हूँ कि सबसे पहले जो होता है हमारा पास जो कॉग्निटिव डोमेन होती है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है नॉलेज नॉलेज के बाद कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालाइजिंग और उसके बाद सिंथेसिस और एवेल्यूशन। तो हाईएस्ट लेवल क्या होता है, एवेल्यूशन होता है। 185 द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग, जिसको वैल्यूएशन कहते हैं। 186 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 डोमेन्स, यही जो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन थी ये 1956 में दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। और कॉग्निटिव डोमेन जो है इसके 6 स्टेप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं, और लोवेस्ट उसमें नॉलेज है और हाईएस्ट उसमें वैल्यूएशन है। उसकी राइट सीक्वेंस जो हमारे पास है वो है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन। नॉलेज में क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम मेमोराइज़ करते हैं, जानते हैं, रिकॉल करते हैं, उसे नॉलेज बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ के मीनिंग को समझ लेते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसे कंप्रीहेंशन कहते हैं। जब हम उस चीज़ को टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल न्यू, जब हम उस मटेरियल को न्यू सिचुएशन यानी अपनी पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करते, कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई नया काम करते हैं, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। और टू ब्रेक डाउन मटेरियल को, ब्रेक छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, किसी नॉलेज को स्ट्रक्चर कंपोनेंट में तकसीम करना, तो उसे कहते हैं एनालिसिस कहते हैं। फिर इन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करना, यानी पुट टू आइडियाज टुगेदर, उनको इकट्ठा करना, उसे सिंथेसिस कहते हैं। और फिर उसकी वर्थ और वैल्यू को जानना, इसे एवेल्यूएशन कह रहे होते हैं। इंटेलेक्चुअल जो है ना स्किल्स, ये कॉग्निटिव डोमेन के साथ इसका ताल्लुक है। इसके साथ हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, इसको ये अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। हमारे जो एटीट्यूड है, वैल्यू, इंटरेस्ट है। और उसके साथ है विच डोमेन कंसर्न विद फिजिकल, फिजिकल के साथ हमारी साइकोमोटर डोमेन है, जिसे कनोटिव डोमेन भी कहते हैं। और द फोर्स कॉग्निटिव डोमेन जो होती है उसका फोकस होता है इंटेलेक्चुअल, और अफेक्टिव डोमेन जो होता है उसका फोकस होता है वैल्यूज़, एटीट्यूड। अफेक्टिव डोमेन जो थी वो कराथवेल ने दी थी और 1964 में दी थी। और इसके 5 सब ग्रुप्स हैं, और इसमें जो लोवेस्ट है वो हमारा अटेंडिंग होता है, जो हाईएस्ट है वो कैरेक्टराइजिंग होता है। इसकी तरतीब ये है कि अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ये डी ऑप्शन इससे करेक्ट होगा। 208 है कि अब हम विलिंगनेस टू अटेंड, यानी हम किसी भी चीज़ को अटेंड करते हैं, कोई भी काम करने के लिए, तो इसे अटेंडिंग या रिसीविंग कहते हैं। और विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जब उसमें आप इसका जो कंप्लीट जो है ना लेक्चर सुन लीजिएगा, जो इसका ना प्ले लिस्ट में है, उसका लिंक है, तो आपको ये जो है ना वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि अगर ये कोई बंदा जो है, आप क्लास में जाते हैं और वहाँ से बच्चों से आप सुनना चाहते हैं सबक, यानी बच्चे क्लास में आए हुए हैं तो ये इनकी अटेंडिंग पोजीशन हो गई। फिर आप बच्चों से सवाल पूछते हैं तो जो बच्चे उठ के जवाब दे रहे होते हैं तो इट मीन वो रिस्पॉन्डिंग, वो सेकंड कंडीशन पे आ गए, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, जब उनको जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको एक तरतीब के साथ लगाना, कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम में लगाना, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो है इसका जो लास्ट स्टेप है, जो वैल्यू सिस्टम जो पार्ट ऑफ इसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। 1972 में साइकोमोटर डोमेन दी थी, 1964 में कराथवेल ने ये दी थी, अफेक्टिव डोमेन दी थी, और सिम्पसन ने दी थी हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के 7 स्टेप्स हैं। और जो द करेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, जो बिहेवियर है ना ये ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल भी है। और जो राइट सीक्वेंस है हमारे पास इसकी साइकोमोटर डोमेन की, जो सबसे पहले हमारे पास परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। 217 है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है कि स्टूडेंट वैल्यूज वेनेस्टिंग, यानी हम वैल्यूज़ की देख रहे हैं ना, तो ये सी वाला ऑप्शन कि उसकी एनेस्टी जो है बच्चों की वो क्या आएगी, अफेक्टिव डोमेन में आएगी। इससे पहले अब देखें स्टूडेंट कैन
पॉइंट अ पिक्चर, स्टूडेंट कैन ड्रॉ अ ग्राफ, स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर। तो ये चीज़ें हमारे वैल्यूज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है। 218 है ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया इज़ का। जब मुख्तलिफ आइडियाज़ को मिला के कोई नया आइडिया बनाना, तो इसे हमने कहा था सिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह जो सरफेस ऑफ कैटेगरी, ये जो होती है सोलो, एक है सोलो, तो सोलो टेक्सानोमी जो है ना, ये थी ब्लूम टेक्सानोमी, और इस तरह एक होती है सोलो टेक्सानोमी। सोलो टेक्सानोमी की भी 2 स्टेजेस हैं, बेसिकली 4 टाइप्स हैं और 2 स्टेजेस हैं। जो इसमें जो 2 स्टेजेस हैं उसमें एक को कहा है सरफेस स्टेज और एक को कहा है डीप स्टेज। जो सरफेस स्टेज है उसमें हमारे पास यूनिट स्ट्रक्चर या मल्टी स्ट्रक्चर आ रहा होता है, और डीप कैटेगरी में हमारे पास आ रहे होते हैं रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड स्टैक, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड स्पैन। अच्छा, 220 है सिंथेसिस रिक्वायर्ड। सिंथेसिस में क्या होता है कि सिंथेसिस में हम फार्मूलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल के, हम उसमें नया जो है ना सिंथेसिस में मुख्तलिफ आइडियाज़ को मिला के कोई नया मटेरियल, कोई नई चीज़ बना रहे होते हैं। 223 है द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू दिस ऑब्जेक्टिव। तो एक स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसकी किस कैटेगरी में कन्वर्ट डोमेन, तो कंप्रीहेंशन किया, यानी वो उसका मीनिंग को समझता है। 224 आज का लास्ट एमसीक्यू, सोलो टेक्सानोमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्निंग। तो सोलो टेक्सानोमी हमें क्या बताती है कि ये अंडरस्टैंडिंग मतलब, यानी जब हमने कहा था ना यूनिट स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है कि एक बंदा एक चीज़ को जानता है। मल्टी स्ट्रक्चर, एक बंदा बहुत सी चीज़ों को जानता है। रिलेशनल, बंदा जानता है कि वो चीज़ों के दरमियान आपस में ताल्लुक़ क्या है। और उसके बाद एक्सटेंडेड, तो हम उसके बहुत बेसिक से लेके बहुत हाई वैल्यू तक हम जानते हैं कि वो किसी चीज़ के मुताल्लिक जो है ना वो कितना डीपली जानता है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैं कहता हूँ ये लकड़ी की बनी हुई है, तो ये मेरी एक यूनिट स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैंने कहा कि इसको, लकड़ी को हमने फलां पेंट किया हुआ है जो, तो ये मेरा हो गया मल्टी स्ट्रक्चर। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस लकड़ी का उस लकड़ी के साथ मवाजना करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया रिलेशनल। और जब मैं उसको कहता हूँ कि ये फ़लाँ लकड़ी से बनी हुई है, इस लकड़ी की म्याद इतनी है, और ये इस तरह करके हमने यहाँ से आर्किटेक्चर ये बनवाया, ये फ़लाँ, यानी हम उसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो होप सो आपको एमसीक्यू समझ आ गया होगा। मैंने थोड़े से जल्दी समझाए हैं इसलिए कि ये वाली चीज़ें हम पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और आप इनके जो है ना लेक्चर सुन लें तो आपको मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।